नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में उदारवादी, आधुनिकतावादी, आर्थिक और राजनीतिक सुधारक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के माता पिता के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करें, साझा करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो पिता थे वो कृष्णराव गोखले थे। कृष्णराव गोखले और उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम वल्लूबाई था, वल्लूबाई की संतान के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म साथियों 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ। तो कृष्णराव गोखले और उनकी धर्मपत्नी वल्लूबाई के घर पर 9 मई 1866 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी की रत्नगिरी जिले में हुआ, जो वर्तमान में आप जिसे बम्बई के नाम से या महाराष्ट्र राज्य जो है उस क्षेत्र में हुआ। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की तत्कालीन रत्नगिरी जो अभी भी है, वह रत्नगिरी एक ज़िला था और इस रत्नगिरी ज़िले का एक छोटा सा कस्बा, जिस कस्बे का नाम था चिपलून। चिपलून का एक छोटा सा गांव और चिपलून के छोटे इसका गांव का नाम था कटलक। तो साथियों, छोटे से गांव कटलक जो कि चिपलून कस्बे में स्थित था, रत्नगिरी जिले में स्थित था और रत्नगिरी जिला बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थित था। यहाँ पर 9 मई 1866 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन पर या शिक्षा पर सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव पड़ा है तो वह कुछ पाश्चात्य चिंतकों का, जिसमें हम कहें स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक जे.एस. मिल के चिंतन का प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश उदारवादी विचारक जिन्हें हम एडमंड बर्क के नाम से जानते, हिस्टोरियन विचारक एडमंड बर्क के विचारों का पड़ा है। इसके अलावा 3 भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने गोपाल कृष्ण गोखले की पूरी वैचारिक दुनिया को स्थापित करने में या संजोने में, उसको सींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें सबसे प्रमुख थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आगरेकर गोपाल कृष्ण गोखले के महत्वपूर्ण विचारक निर्माता रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश विचारक सेल्बी ने भी गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन पर व्यापक प्रभाव डाला है। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कृष्णराव गोखले और वल्लूबाई के घर पर 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ। तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी की रत्नगिरी जिले के छोटे से कस्बे चिपलून के कटलक नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनकी वजह से ये शिक्षा प्राप्त कर पाए। इनके विचारों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि किन विचारकों से इनका जीवन और चिंतन प्रभावित रहा है। तो उनमें जे.एस. मिल, एडमंड बर्क, महादेव गोविंद रानाडे, आगरेकर, C.H. और सेल्बी का मुख्य योगदान रहा है। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारकों को हम कुछ आधारों पर समझ सकते हैं। सबसे पहले कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी संस्थान थी, जिन संस्थानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया या वो संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित की गई। तो संस्थान एक अध्ययन हम करते हैं। बेसिकली आपने अब तक जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में सोशल थॉट, पॉलिटिकल थॉट, इकोनॉमिक थॉट ऐसा पढ़ा होगा, परंतु मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है कि उनके विचारकों को जानने से पहले उनकी भूमिका और उनका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, किस वजह से उनके विचारों को का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, क्या रहा है, ये हमें देखने वाली बात है कि उनका बायोग्राफिकल डेटा या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हिस्ट्री है
वह रूट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस है। तो हमें हिस्ट्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसके विचारों को समझ सकते हैं। और जैसा स्किनर ने भी कहा कि हमें उस काल में जाना होता है जिस काल के चिंतकों के विचारों को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो शिक्षा थी वह 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित रही है। और इस शिक्षा की हम बात करें तो सोलापुर से शिक्षा शुरू होती है और ये पुणे और बम्बई तक जाती है। तो सबसे पहले कोल्हापुर से जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है और इंटरमीडिएट स्कूल की शिक्षा है, उसके बाद पुणे की कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद बम्बई की कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। साथियों, जो शिक्षा प्राप्त करने में गोपाल कृष्ण गोखले को कठिनाई आई, उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कुछ संस्थानों की स्थापना की गई। इसमें सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1880 ईस्वी में पुणे में, तो सबसे पहली संस्थान की अगर हम बात करें तो 1880 ईस्वी में कहाँ पर, पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई जिस संस्थान का नाम है न्यू इंग्लिश स्कूल। ये साथियों इंग्लिश भाषा की शिक्षा देने के लिए, आंग्ल भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए इस इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई और वो लंबे समय तक न्यू इंग्लिश स्कूल से जुड़े रहे ताकि पाश्चात्य शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। अगर दूसरी संस्थान की हम बात करें तो एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा, जिसे हिंदी में दक्षिण शिक्षा समाज के नाम से जाना जाता है। साथियों, 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानड़े जैसे विचारकों का मुख्य योगदान रहा है। न केवल स्कूली शिक्षा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अपितु गरीब लोगों के लिए और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर नहीं कर सकते, महंगी शिक्षा प्रणाली है, उस महंगी शिक्षा प्रणाली से बचने के लिए, या उस समय जो सार्वजनिक शिक्षा थी वो बहुत कम थी और उस सार्वजनिक शिक्षा तक सभी लोगों की पहुंच नहीं थी, उस शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित की गई। और उस शिक्षक संस्थान से वो लंबे समय तक, लगभग हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन के 2 दशकों तक उससे जुड़े रहे और इस संस्थान का नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 में की गई और वो 1885 से लेकर आजीवन, या हम कह सकते हैं 1902 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया। आजीवन तो नहीं कहेंगे, 1915 तक जीवन था। 1902 ईस्वी में उन्होंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की और फर्ग्यूसन कॉलेज में न केवल वो गणित पढ़ाते थे, अपितु गणित के साथ साथ वो अर्थशास्त्र भी पढ़ाते थे। न केवल अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, अपितु अर्थशास्त्र के साथ साथ वो अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाते थे, जिनको प्रोफेसर इन ऑर्डर के नाम से जाना जाता था। और इसी के साथ वो इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्यापन कराते थे। लगभग जीवन की 17 वर्षों तक वो अध्यापन से जुड़े रहे, उस शिक्षा से जुड़े रहे और हिंदुस्तान के उस तबके को शिक्षा प्रदान की गई जिसके लिए शिक्षा प्रदान करना विशेष रूप से मेल सोसाइटी की बात है या फीमेल के लिए नहीं है। तो उनको शिक्षा प्रदान की और इस शिक्षा के माध्यम से वो अंग्रेजी जो सभ्यता और संस्कृति और जड़ी रही हैं उनके बारे में जानने का उनको अवसर मिला। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित की गई, उन संस्थान में जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम आता है साथियों, उस संस्थान का नाम है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हिंदी में भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। भारत सेवक समाज, जो भारत एक सोसाइटी है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो भारत सेवक समाज है, उसका मूल उद्देश्य है भारत के लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश के खातिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन का समय प्रदान करना। और इस संस्थान की स्थापना जिसे दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या मैं दोनों नाम लिख देता हूँ, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इस संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 ईस्वी को की। ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
established by the liberal Indian political thinkers Gopal Krishna Gokhale in 12 June 1905. इसके अलावा एक सबसे बड़ी आर्थिक संस्थान की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, जो हम कह सकते हैं कि जैसे प्लेटो के द्वारा अपने सुकरात को समर्पित की गई संस्थान पश्चिमी चिंतन, अब जब आप पढ़ते हो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस चिंतन के रूप में उनके द्वारा रानाडे, जो उनके राजनीतिक आर्थिक गुरु आप कह सकते हो या गुरु कह सकते हो, रानाडे आर्थिक संस्थान इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रोल रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये संस्थाएं गोपाल कृष्ण गोखले जिनसे जुड़ी रहे। पहली संस्थान 1880 पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई और इंग्लिश को उन्होंने आत्मसात किया। साथियों, वो विदेश पढ़ने नहीं गई, यहीं पर उन्होंने पढ़ाई की और दिल से इस आंग्ल शिक्षा को सीखा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी लंबे समय तक बाल गंगाधर तिलक भी इससे जुड़े रहे और जब बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में रिजाइन कर दिया, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले इसके सचिव भी बने और आजीवन ये मेंबर भी रहे। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और इन्होंने लंबे समय तक निःशुल्क रूप से अध्यापन का कार्य किया और 1902 तक ये इस संस्थान से जुड़ी रही। इन संस्थान में न केवल मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट को भी अध्यापन किया गया। भारत सेवक समाज या दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई और इस संस्थान के माध्यम से भारत के युवाओं में भारत के प्रति जो समर्पण और सेवा की भावना उसको उजागर करने का कार्य किया। 12 जून 1905 की स्थापना हुई। इसके अलावा एक आर्थिक संस्थान की स्थापना भी की गई जिसे हम रानाडे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले का विदेश में क्या भूमिका रही है। हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले की क्या भूमिका रही है। नंबर 1 पर साथियों, इंक्वायरी ऑफ द इंडियन फाइनेंस 1896 में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे वेलबी कमीशन के नाम से जाना जाता है। जो वेलबी आयोग था, उस आयोग का मुख्य जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था भारत में जो वित्त की स्थिति है उस वित्त की स्थिति की समीक्षा करना और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को प्रदान करना। वेलबी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेलबी थे, जो कि आप नाम से परिचित हैं। लॉर्ड वेलबी ब्रिटिशर हैं और लॉर्ड वेलबी इस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इस आयोग की स्थापना 1896 में की गई है और इस आयोग के सदस्य के रूप में आप जानेंगे तो आपको जरूर आश्चर्य होगा कि इस आयोग के सदस्य जो थे वो ग्रांड ऑल्डमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। शायद आपके दिमाग में आया होगा, दादा भाई नौरोजी के नाम से इनको जाना जाता है, जो इसके सदस्य थे। इस वेलबी आयोग के समक्ष भारत की तरफ से विटनेस के रूप में, गवाह देने वाले व्यक्ति के रूप में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया वो दादा भाई नौरोजी जो मेंबर थे, उसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटेन से भारत। और ये 1897 में पहली बार इंग्लैंड गए इसी आयोग के सामने गवाही देने के लिए। इसके अलावा न केवल वो 1897 में, लेकिन 1897 से लेकर 1914 तक उन्होंने 7 बार ब्रिटेन की यात्राएं की, जो उन्हें कमीशन के समक्ष और भारत का पक्ष रखने के लिए वो बार बार ब्रिटेन की यात्रा पर गए। ये उन्हें बड़े विदेशी अनुभव प्राप्त हुआ ब्रिटेन में। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्रा उनकी हम मान सकते हैं वो उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका से आपके दिमाग में जरूर एक प्रश्न आया होगा कि वहाँ गांधी भी गए हुए थे। बिल्कुल साथियों, 1893 ईस्वी महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जिनकी वकालत हिंदुस्तान में बुरी तरह से असफल हो गई थी। उन्होंने जाकर अपना परचम लहराया अफ्रीका में और एक किताब भी लिखी गई है, द अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बियरर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ गांधीयन थॉट का किया गया। खैर, दक्षिणी अफ्रीका में श्रम संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए और अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे के रूप में और एक विजिटर के रूप में उन्होंने 1910 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। न केवल 1910 में अपितु 1912 में वो दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ पर श्रम और विशेष रूप से जो भारतीय मजदूर हैं उन भारतीय मजदूरों की
जो दिशा और दशा है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले अफ्रीका पहुँचे। और जैसा परिचय है आपको कि महात्मा गांधी से उनकी लगभग 6 बार मुलाकात हुई। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी की 2 बार उनसे मुलाकात हुई और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है, जिस पर भी हम आगे परिचर्चा करेंगे क्यों महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या शिक्षक कहा है या माना है। तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। तो ये विदेश में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका रही है। इसके बाद हम साथियों इस बात पर परिचर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो निर्वाचन संस्थान जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले का निर्वाचन हुआ, या हम कह सकते हैं उनका मनोनयन किया गया, या हम कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति की गई, जिसकी वजह से उनके राजनीतिक चरित्र में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो साथ ही नियुक्ति के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कमीशन में भी अनेक ब्रिटिश कमीशन थे, जिन कमीशन में गोपाल कृष्ण गोखले को सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। इसी के साथ पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले सार्वजनिक सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उस सार्वजनिक सभा में पहली बार उनके द्वारा एक ऑनरेरी, हम कह सकते हैं सम्मानीय या माननीय सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और माननीय सचिव के रूप में उन्होंने सार्वजनिक सभा में लंबे समय तक सेवाएं दी, यद्यपि बाद में उन्होंने सार्वजनिक सभा से रिजाइन भी कर दिया। इसके अलावा साथियों दक्षिण शिक्षा समाज का मैंने जो जिक्र किया, उस दक्षिण शिक्षा समाज संस्थान जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। 1890 में तिलक ने इस्तीफा दे दिया और 1891 में ये इस संस्थान के सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किए गए। तो एक माननीय सचिव उनको नियुक्त किया गया, सचिव के रूप में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में उनको निर्वाचित किया गया। इसके अलावा वो जो बम्बई प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 1897 में, उस सम्मेलन के सदस्य भी रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम अगर जिक्र करें कि गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो उसका जिक्र आता है कि वो 1889 में शामिल हुए कांग्रेस के साथ। 1889 में जुड़े बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्हें 1895 में जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। 1895 में गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाया गया। तो ये बड़ी अहम भूमिका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बैनर के तले नीचे ऑल इंडिया का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी के साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण निर्वाचन की उपलब्धि हम यदि कहें तो बम्बई जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उस बम्बई प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को निर्वाचित होने का अवसर मिला और यह अवसर उन्हें 1899 ईस्वी में मिला। 1899 में वो बम्बई प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर भी निर्वाचित हुए। न केवल बम्बई प्रांतीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए, अपितु वो केंद्रीय जो जिसका जिक्र पहली बार आपको पता है 1919 के अधिनियम के द्वारा 2 सदन बनाए गए थे। 1919 से पहले केवल एक ही केंद्रीय विधान परिषद के नाम से ये केंद्रीय विधान मंडल हुआ करता था और इस केंद्रीय विधान मंडल के जो निर्वाचित सदस्य बने वो गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य बने और 1902 में वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने एक निर्वाचित सदस्य के रूप में, नियुक्त सदस्य के रूप में, मनोनीत सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसी के साथ साथ वो पुणे म्यूनिसिपैलिटी है उसके प्रेसिडेंट भी बने, जिसे आप कह सकते हैं कि पुणे की जो नगर पालिका है, पुणे नगर परिषद के भी वो परिषद है, पुणे नगर परिषद के
अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के रूप में उनको ये अवसर मिला 1905 ईस्वी में। न केवल वो यहाँ पर अध्यक्ष बने, अपितु सबसे बड़ी जो भूमिका उन्हें प्राप्त हुई वह बनारस कांग्रेस अधिवेशन में हुई, जो आपको बिल्कुल याद होगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन जो 1905 में हुआ। बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 के वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए, जो एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हम मान सकते हैं। तो साथियों, यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले वो सार्वजनिक सभा में 1888 में एक माननीय सचिव के रूप में नियुक्त हुए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1891 में सेक्रेटरी निर्वाचित हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1889 में वो मेंबर बने और 1895 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके साथ 1899 बॉम्बे प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर इलेक्टेड हुए। इसी के साथ सर्वोच्च जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें ब्रिटिश एम्पायर का बिफोर 1919 तो केंद्रीय विधान जो परिषद है 1919 में उसके सदस्य भी बने। इसी के साथ 1905 में वो पुणे म्यूनिसिपैलिटी के जो है चेयरमैन बने। इसके साथ साथ उन्हें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तो ये उनकी संस्थान के रूप में हम कह सकते हैं, राजनीतिक जो संगठन है उन संगठनों के अध्यक्ष या सदस्य सचिव के रूप में उनको एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उनको नेम और फेम दोनों मिला, नाम और प्रसिद्धि हुई। अगर बात हम लेखन की करें तो विशेष उनकी जो लेखन की कृतियाँ हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ समाचार पत्र रहे हैं जिनका उन्होंने बड़े स्तर पर प्रकाशन किया, जिसमें मराठा समाचार पत्र प्रकाशित होता था और वो इस समाचार पत्र में 1886 से लगातार लेखन का कार्य कर रहे थे। हालांकि उनका नहीं है, वो मराठा समाचार पत्र में एक एडिटर, इंग्लिश एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा जो सुधारक समाचार पत्र था ये भी आंग्ल भाषा में प्रकाशित होता था और इस सुधारक समाचार पत्र में भी उन्होंने एक एडिटर के रूप में कार्य किया और 1888 से ये इसके रूप में कार्य करते रहे। इसके अलावा जो संस्थान थी सार्वजनिक सभा, उस सार्वजनिक सभा का एक जनरल निकलता था जिस जनरल का नाम था त्रैमासिक आप कह सकते हो, या अगर आप कहें तो वह एक तरह से क्वार्टरली जनरल था और क्वार्टरली जनरल त्रैमासिक जनरल के नाम से इसको जाना जाता है। इस जनरल का भी उन्होंने लंबे समय तक एडिटिंग का या एडिटर आप कह सकते हो एडिटर के रूप में कार्य किया। इसके अलावा एक राष्ट्र समाचार पत्र आप बड़े स्तर पर जो प्रकाशित होता था वह समाचार पत्र था राष्ट्र सभा समाचार पत्र, जिस समाचार पत्र की भी वो 1895 में एडिटर बने और बड़े समय तक उन्होंने इसके एडिटर के रूप में कार्य किया। तो ये उनकी लेखन की मुख्य कलाएं रही हैं और विशेष रूप से उन्होंने कोई पुस्तकों का लेखन कार्य नहीं किया, अपितु तो उन्होंने समाचार पत्र के रूप में शिक्षा देने के रूप में उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उस भूमिका के बारे में हमने जिक्र किया है। साथियों, न केवल गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा निर्वाचन के रूप में सदस्यों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, अपितु उनकी राजनीतिक चिंतन के बारे में भी हमें जानना होगा। तो उनके 3 हम महत्वपूर्ण चिंतन शामिल करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि हम चिंतन के बारे में जानें उससे पहले उनका बैकग्राउंड हमें समझना होगा। तो ये बायोलॉजिकल या हम कह सकते हैं कि एक तरह से बिब्लोग्राफी रही है या उनकी बायोग्राफी रही है, जीवन चरित्र रहा है कि कौन से इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किए हैं। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1880 में और पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 1887 में उन्होंने दोबारा शादी की। एक सुधारक के रूप में भी उनकी आंशिक भूमिका रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो सबसे बड़ी भूमिका रही है एक राजनीतिक सुधारक के रूप में और एक आर्थिक सुधारक के रूप में। तो सबसे पहले हम गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख विचारों पर चिंतन करें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चिंतनों को शामिल करना होगा। पहला जो उनका चिंतन है हम शामिल कर सकते हैं वो राजनीतिक चिंतन, जो मैंने पहले कहा कि सामान्य परंपरा में आपने पढ़ा। तो व्हाट आर द मेजर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के मुख्य राजनीतिक विचार क्या थे, चिंतन क्या था। तो राजनीतिक चिंतन बेसिकली हम समझें उससे पहले उनके कुछ मीनिंग रहे हैं उस चिंतन के बारे में उन्हें हमें जानना होगा।
तो सबसे पहले उनका जो मीनिंग रहा है वो धर्म व राजनीति के बारे में रहा है। तो धर्म का अर्थ किससे लिया है और राजनीति को कैसे एक आजीविका, व्यवसाय या सेवा का क्षेत्र मानते हैं, जो इस समय नहीं रहा है भारत में, या जिसका नैतिकता का स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि धर्म का मीनिंग क्या है, हम अलग से यहाँ पर एक बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे कि धर्म का मतलब क्या है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार धर्म का रियल मतलब है नैतिकता की, उन्होंने बात की, मोरालिटी की बात कही है। इसके साथ उन्होंने एथिक्स की बात कही है, कि नीति शास्त्र की बात कही है, और इसी के साथ उन्होंने ईमानदारी की बात कही है और सत्यता की बात कही है, कि धर्म का सार नैतिकता में है, ऑनेस्टी में है और ट्रुथ में है। अब जब राजनीति में धर्म की एंट्री होती है तो गोखले कहते हैं कि ये एक उसके ब्राह्मण धर्म के रूप में या इस्लाम धर्म के रूप में या अन्य धर्म के रूप में नहीं माना, अपितु राजनीति का धर्म होता है नैतिकता, ईमानदारी और सत्यता। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले का जो राजनीतिक आधार था, जिसे हम कहते हैं राजनीति का आध्यात्मिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस आध्यात्मिकरण में विदाउट गॉड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या था? राजनीति का आध्यात्मिकरण ही ये गोखले की राजनीति और धर्म के बारे में जो चिंतन है उसको अभिव्यक्त करता है। वह कौटिल्य की तरह नहीं है, पृथक्करण या मेकियावली की तरह नहीं है। वो कह रहा है कि जिसको बाद में गांधी ने भी स्वीकार किए हैं, गोखले का यह मानना है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में मोरालिटी से, ऑनेस्टी से और ट्रुथ के माध्यम से आपको सर्विस करनी चाहिए। राजनीति सेवा का एक माध्यम है, हालांकि अब राजनीति सेवा का नहीं, मेवा का एक माध्यम है, और बहुत कम या गिने चुने हमें लोग मिले हैं, क्योंकि राजनीति की शुरुआत भी अनैतिकता से और बेईमानी से और झूठ से होती है। हमारे प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं उन सब के बयान और स्टेटमेंट अब देखते हैं तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। राजनीति के आध्यात्मिकरण के कारण ही गोखले को गांधी ने अपना गुरु माना है, राजनीतिक गुरु माना है, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति को समझ नहीं सकते। गांधी ने भी कहा है। तो धर्म का मतलब यहाँ मोरलिटी से है, एथिक्स से है और ऑनेस्टी से है और ट्रुथनेस से है, कि आप इनका पालन करो तो ही आप राजनीति में शामिल हो सकते हैं या होना चाहिए। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप राजनीति में धर्म नहीं कर रहे, आपने अधर्म को, राजनीति को आपस में जोड़ रखा है, जो कि इस समय की भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें अनैतिकता, बेईमानी और झूठ का बोलबाला है। राजनीति और धर्म के साथ साथ गोखले ने जो नया आधार एक प्रस्तुत किया है, उस आधार को अगर हम खोजने की कोशिश करें तो वह आधार एक राजनीतिक उदारवादी सुधारक के रूप में है। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य संस्थानों में विश्वास का जिक्र किया गया है। पाश्चात्य संस्थानों के साथ साथ जो न्याय की नीति है उसमें विश्वास किया है। इसके साथ साथ जो शिक्षा है उसमें विश्वास किया है। इसके साथ साथ जो संवैधानिक साधन हैं उनमें विश्वास किया है। जिस बात को लेकर गरम 1907 में स्प्लिट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, गरम दल के रूप में और नरम दल के रूप में, दो दलों के रूप में, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के रूप में और लिबरल पार्टी के रूप में। तो जो उग्रपंथी थे और जो उदारपंथी थे या उदारवादी थे, दो 1907 में सूरत कांग्रेस विभाजन के कारण हुआ। उसका मुख्य जो विभाजन का आधार था वो था कि स्वराज या जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो हम जब संवैधानिक साधनों की बात करते हैं तो उदारवादियों के संवैधानिक साधनों में क्या आते हैं ये आपको भी अच्छी तरह से मालूम। कौन कौन से साधन उनकी बात करें तो जो प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं आज भी, वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि देन है ब्रिटिश एम्पायर की, और देन है गोपाल कृष्ण गोखले की, जो कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना पत्र लिखनी चाहिए। हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें दोबारा प्रार्थना पत्र लिखनी चाहिए, जिनको स्मरण पत्र कहा जाता है। फिर भी नहीं हमारी बात मानते हैं तो हमें प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से हमें बातचीत करनी चाहिए। किसी भी तरह से वो हिंसक तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो असंवैधानिक साधनों की बात नहीं कर रहे हैं,
उनका ये मानना है कि केवल संवैधानिक साधन, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को वो भारत के हित में मानते थे, इसलिए संवैधानिक साधनों की बात कही, जिसे पहले भी लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स, जो लाइक फेबियन सोसाइटी ब्रिटेन में थी, क्रिस्टोफर फेबर्स के नेतृत्व में जिसकी स्थापना की गई, तो हमें शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से, लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से, उदारवादी तरीके से अपनी डिमांड रखनी चाहिए, और जब तक डिमांड पूरी नहीं हो तब तक हमें लगातार यह संवैधानिक साधनों की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए, और इसीलिए उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको माना जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। तो वो एक अधिनियम जो बाद में, हालांकि अलग अधिनियम की बात 1909 की कही, 1892 का जो अधिनियम था वो उदारवादियों की, संवैधानिकवादियों की, राजनीतिक लिबरल्स की, मॉडर्निस्ट की, आधुनिकवादियों की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। और कुछ हद तक जो मॉरलेमेंट और रिफॉर्म्स एक्ट था, हालांकि उसमें गोखले के विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, अपितु तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए साधनों को भी शामिल कर लिया, ये उनका मानना था। इसके अलावा वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात भी कर रहे हैं कि हमें केवल प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, अपितु हमें जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेना चाहिए, और राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी के माध्यम से हमें अपने पक्ष को रखना चाहिए और बुलंदी। इसलिए आपको पता है साथियों, वो बम्बई जो प्रांतीय परिषद थी उस प्रांतीय परिषद में भी सदस्य बने। इसी के साथ साथ वो जो केंद्रीय विधान परिषद थी उस समय की, संसद आप कह सकते हो, उस केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य भी बने। इसके अलावा वो पुणे की जो नगर परिषद थी उस नगर परिषद के अध्यक्ष भी बने, और बहुत से कमीशन में उन्होंने भाग लिया। वेलबी जो आयोग था, वेबली आयोग, उनके समक्ष भी उन्होंने साक्ष्य देने के लिए वो ब्रिटेन में गए। इसके अलावा बजट स्पीसीज और बहुत सा उन्होंने जिक्र किया राजनीतिक चिंतन के रूप में कि हमें किस तरह से पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहिए, हमें नैतिकता का, सत्यता का, ईमानदारी का सहारा लेना होगा, और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उनकी डिमांड रखनी चाहिए, और उसके माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। हालांकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे या गर्मपंथी लोग थे, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और उदारवादी जो व्यूज़ था उसको राजनीतिक भिक्षावर्ती या भिखारीपन की संज्ञा दी है कि वो हम मांगते हैं स्वराज की, जो तिलक कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ एक लिबरल जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्मर है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके योगदान को हम राजनीतिक स्वरूप से देखा। दूसरा जो राजनीतिक चिंतन है उसके साथ साथ उनको सबसे बड़ा आर्थिक चिंतक भी माना जा सकता है। दादा भाई नौरोजी महावीर गोविंद रोनाडे की श्रेणी में, जिस प्रकार से रानाडे ने आर्थिक चिंतक के रूप में नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी और तमाम तरह के जो अनब्रिटिश अनपावर्टी रूल इन ब्रिटिश इंडिया 1902 जो लिखा है, उसके अलावा जो गोखले हैं वो एक बड़े राजनीतिक आर्थिक चिंतक रहे हैं। इस स्वरूप में गोखले के जो आर्थिक विचार हैं वो विचार बजट के रूप में उन्होंने रखे हैं। वो विचार उन्होंने वेलबी जो कमीशन था उस वेबली आयोग के समक्ष भी अपने विचार रखे हैं। 7 बार वो ब्रिटेन भी गए हैं, और ब्रिटिश जो आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति का उन्होंने बड़े स्तर पर विरोध किया है जो ब्रिटिश है उस नीति का, और उन्हें जो आर्थिक सुधार की बात कही है कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार को आर्थिक सुधार करनी चाहिए, जिन्हें हम बाद में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म टेस्टामेंट और कह सकते हैं डॉक्यूमेंट, और ये हम कह सकते हैं कि गोखलेज पॉलिटिकल विल एंड टेस्टामेंट उसको कहा जाता है, विच है पब्लिश्ड इन आफ्टर द डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इन 1917, लाइक वी कॉल्ड पॉलिटिकल टेस्टामेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो आर्थिक जो चिंतन थे उसमें सबसे बड़ा आधार क्या था? गोखले का बड़े स्तर पर उन्होंने आर्थिक चिंतन किया, बजट के बहुत से भाषण भी दिए। तो सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड थी कि ब्रिटिश सरकार को जो एक्स्ट्रा पॉलिसी है, जो उनकी पूंजी की अतिरिक्त पूंजी की बात वो कहते हैं, उस पूंजी पर उनका प्रतिरोध था। इसके अलावा जो नमक कर, बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन भी चलाया, तो नमक कर जो था, जो साल्ट ड्यूटी थी, उसका बड़े स्तर पर प्रतिरोध किया, उसमें कमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कर की रेट थी वो उच्च कर दर थी साथियों।
बहुत ज़्यादा हाई रेट पर टैक्स लिए जाते थे, उस उच्च कर दर का भी बड़े स्तर पर उन्होंने विरोध किया। साथियों, इसके अलावा जो सैन्य खर्च था वो बहुत बड़े स्तर पर खर्च था, उस सैन्य खर्च को भी कटौती करने की बात कही और उसको टेम्परेरी आर्मी अपॉइंट करने की बात की, या युद्ध में नहीं भाग लेने की, या कम जो युद्ध के समय है या जब इमरजेंसी हो तभी सेनाओं का सहारा लिया जाए, बाकी सेनाओं के सहारे लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किराए की आर्मी की भी उन्होंने बात कही है। इसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है उस पर उन्हें ध्यान देने की बात की। कृषि व सिंचाई को बजट में शामिल किया जाना चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। तो जो आर्थिक भारत की वित्त की व्यवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं, जो कमीशन बनाया गया था, भारतीय वित्त की दिशा व दशा को जानने के लिए उस दिशा और दशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये इंडियन फाइनेंस की इंक्वायरी करने वाला कमीशन था, जिसमें ये विटनेस के रूप में गए और 7 बार ब्रिटेन गए, यानी कमीशन के पास भी गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी गए, उनका संबंधी विचार भी रखा उन्होंने। तो ये आर्थिक सुधार की बात उन्होंने कही कि किस तरह से आर्थिक सुधार किया जा सकता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, जो अनप्रोडक्टिव है, उस एक्स्ट्रा को कम किया जाए तो इंडियन फाइनेंस की जो स्थिति है, ये जो स्टेटस है, वो स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तीसरा साथियों जो हम जिक्र कर रहे हैं कि सामाजिक सुधार के रूप में उनका कोई बड़ा नाम नहीं है, परंतु उन्होंने शिक्षा की बात कही है कि शिक्षा की पहुंच सभी तक हो, गरीब लोगों तक हो, और शिक्षा के माध्यम से ही जागृति आ सकती है। तो जो सामाजिक, आप मान सकते हो, सामाजिक सुधार का जो उन्होंने माध्यम माना है, वो ब्रिटिश शिक्षा को माना है, पाश्चात्य शिक्षा को माना है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रचार व प्रसार के माध्यम से विशेष रूप से उन्होंने आंग्ल भाषा की शिक्षा की बात कही है कि अंग्रेजी भाषा का विस्तार करने से आपको दूसरे जो आइडियाज़ हैं, कंट्री के दूसरे लोगों के जो आइडियाज़ हैं, उनके बारे में मालूम चलता है। तो वो ब्रिटिश शिक्षा के प्रचार और प्रसार का बड़ा समर्थन कर रहे थे। और लास्ट जब हम बात करें कि सबसे बड़ी सुधार की अगर उन्होंने बात कही है, तो वह गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा उसको कहा जाता है। साथियों, इस समय अगर हम गोखले की राजनीतिक वसीयतनामे की बात करें, पॉलिटिकल टेस्टामेंट उसको कहा जाता है, और विरासत भी आप कह सकते हो। वसीयत में जो दिया गया है भारत को, वह वसीयतनामा है एक तरह से। ये हमें उपहार है, हमारे लिए गोखले के द्वारा छोड़ी गई एक संपत्ति है, असेट है, लेकिन आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल असेट है, इकोनॉमिक असेट, आर्थिक संपत्ति है। और इस समय उन्होंने जो अपना ये सुधार प्रस्तुत किया, वह बम्बई के एक गवर्नर को प्रस्तुत किया, और उस समय बम्बई के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। ये आपका जरूर ध्यान रखना है। लॉर्ड विलिंगटन के समक्ष उन्होंने अपने भारत में, यानी भारत के आप कह सकते हो कि ब्रिटिश भारत की बात कही, कि जो उस समय तक का जो भारत था ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के भावी राजनीतिक और राजनीतिक व आर्थिक, ज़्यादा आप कह सकते हैं आर्थिक सुधार की बात उन्होंने कही है। तो सुधार की हम कह सकते हैं कि रणनीति क्या हो, या प्रोग्राम या कार्यक्रम क्या हो, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये उन्होंने रखा है, जिसे ऑफिशियल नाम उसका किया जाए। तो जब बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन से उन्होंने बात की कि हम एक ऐसी सुधार योजना है गोखले के द्वारा उनकी दिया गया, उन्होंने कहा कि वाइट पेपर पर आप इसको लिख दीजिए। तो उन्होंने वाइट पेपर पर इसको लिखा, और वाइट पेपर की 3 प्रतिलिपियां उन्होंने अलग अलग लोगों को प्रस्तुत की। हालांकि उनकी मृत्यु से पहले ये पब्लिश नहीं हुआ, मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ, और इसीलिए इसको गोखले का पॉलिटिकल टेस्टामेंट भी कहा जाता है। पहली प्रति उन्होंने बम्बई के गवर्नर को प्रदान की गई, जो लॉर्ड विलिंगटन थे। दूसरी जो प्रति थी उन्होंने उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता को प्रदान की, और तीसरी प्रति जो आपको साथियों जरूर आश्चर्य होगा, आगा खान को उन्होंने प्रस्तुत की। तीनों प्रतिलिपियां की भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की क्या भावी योजना हो सकती है, कैसे इसमें रिफॉर्म्स हो सकता है, किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाया जा सकता है। देखो साथियों,
आज़ादी के साथ हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। राजनीतिक लोकतंत्र तो मिला है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र आज भी हमारे लिए एक सुनहरा सपना है जो केवल नींदों में आता है, हकीकत में उसको हम स्थापित नहीं कर पाए। तो इस योजना को पब्लिश किया गया 1917 में साथियों, और 1917 से पहले गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु थी वह 19 फरवरी को हो चुकी थी, इसलिए इसको टेस्टामेंट के रूप में जाना जाता है। 19 फरवरी 1915 ईस्वी को जो अलग अलग लोगों के द्वारा आलोचना के रूप में तिलक के द्वारा राजनीतिक भिखारी की संज्ञा दी गई, गांधी ने एक क्रिस्टल डायमंड की बात कही गई है, और भी लोगों ने इसको एक बड़ा सितारे की संज्ञा दी है, और एक भारत के महान लोगों की जो ब्राह्मणिकल फिलोसफी रही है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का बड़ा योगदान रहा है। राजनीतिक और आर्थिक सुधार के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों, यही थे गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी, आधुनिकतावादी, आर्थिक सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा संबंधी विचार या राजनीतिक आर्थिक सामाजिक चिंतन, गोपाल कृष्ण गोखले। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्चुअल टॉक, जिसको आप कह सकते हैं अवधारणात्मक समझ जो है, या नॉलेज जो साइंस का सिनोनिम्स है, वो वास्तव में क्या था आइडियाज, ये स्प्रेड हो सके। एज योर विश। थैंक यू सो मच।